वक़्फ़ से रिलेटेड हाई कोर्ट में काम आता है, बट क्या होता है कि ऐसे मैटर बहुत कम हाई कोर्ट में आते हैं, जिसके कारण सीनियर अधिवक्ता हो या जूनियर अधिवक्ता हो, बहुत कम नॉलेज रखते हैं। क्योंकि जो चीज़ बहुत रेगुलर जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, उससे हट के होती है, तब उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। एक्चुअली प्रैक्टिस में नहीं होती है, जिस पॉइंट पर केसेस कम आते हैं, उस पॉइंट पे सारे लोग को नॉलेज नहीं होती है। और चूँकि कोई भी केस हो, उसके लिए उस केस से रिलेटेड उसका जो प्रोविज़न है, उस पर भी स्टडी करना होती है। यही रीज़न है कि केसेस जो भी बहुत कम आते हैं और उन पर पूरा एक्ट पढ़ना मुश्किल होता है, और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कहाँ तक उनका एक्ट भी पढ़ा जाए। तो यही एक रीज़न है कि सीनियर अधिवक्ता से लेकर फ्रेशर तक में नॉलेज इसकी बहुत कम होती है। बहुत चंद लोगों को इस चीज़ की नॉलेज होती है, या तो फिर मुस्लिम होते हैं अधिवक्ता, उनको फिर भी कुछ परसेंट नॉलेज होती है, क्योंकि वो चीज़ें वो एक्चुअल में अपने परिवार में कहीं न कहीं सुने होते हैं। लेकिन फिर भी उनके सामने ये प्रॉब्लम तब भी आती है कि हाई कोर्ट में अगर केस जाना है, तो क्या एक्चुअल में हाई कोर्ट ही केस जाएगा, या फिर कोई उसकी अलग कोई चीज़ें हैं जहाँ पर वो केस पहले जाएगा, या फिर क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस आते हैं। आज मैं इसी पॉइंट्स पर चर्चा करूँगी। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शाहीन लॉ रिसर्च सेंटर में। मैं प्रेज़ेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ, और ड्यूरिंग माय प्रैक्टिस मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बट मैं चूँकि मुझे बेयर पढ़ना बहुत शुरू से ही बहुत पसंद था, और जहाँ कहीं भी मुझे जो चीज़ मिलती थी, मैं उस चीज़ को पढ़ती थी। यही रीज़न है कि मैंने उतना स्ट्रगल नहीं किया जितना स्ट्रगल आम फ्रेशर्स करते हैं। मैंने बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी से काफ़ी नॉलेज गेन की, और मैं अपना केस ऑलमोस्ट अपने आप खुद ही ड्राफ्ट करती हूँ, और खुद ही मैं उसमें आर्गुमेंट भी करती हूँ। और यही मैं चाहती हूँ कि आप सभी फ्रेशर्स या सभी लोग अपने केस को अपने आप देखें। बिकॉज़ क्या होता है ना कि जिनके फ़ोर फादर्स हैं, मैं फिर ये बात कहना चाहूँगी कि जिनके घर में कोई ना कोई पहले से प्रैक्टिस में रहा होता है, उनको तो केस आसानी से मिल जाता है। भले वो के काम को ख़राब कर दे या उनके हाथ से ख़राब हो जाए, तो लोग उन पर उतना नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको ये होता नहीं वो तो जज साहब ने शायद उस केस में ऑर्डर ऐसा दिया नहीं होगा, ये सही चीज़ें। लेकिन जिनके फैमिली में पहले से कोई बैकग्राउंड नहीं होता है प्रैक्टिस के साइड में, उनको काम मिलना भी मुश्किल होता है, और काम अगर मिल गया और इन केस ख़राब हो गया, तो ये टाइम लग गया, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट टाइम पे काम मिलने में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो और रीज़न क्या होता है काम डिले होने में, तो ऐसे अधिवक्ता चाहते हैं कि उनका काम जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि वो सीनियर्स के पास लेकर जाते हैं, तो सीनियर्स के पास काम ज़्यादा होने की वजह से टाइम लगता है, और जो कि कम केस इस टाइप के आते हैं, रनिंग कंडीशंस में ये केस बहुत कम होते हैं, तब वो लोग भी बहुत ज़्यादा चाह कर भी बहुत कोशिश कर भी जल्दी से जल्दी केस को ड्राफ्ट नहीं करके दे पाते हैं, इसलिए हमारा काम बहुत डिले होता है, और पार्टी हमसे नाराज़ होती है, कभी-कभी तो केस भी वापस ले लेती है। इन्हीं समस्या से निपटने के लिए मैंने सोचा, जो मैंने प्रॉब्लम फेस की हैं, वो ऐसे अधिवक्ता जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और काफ़ी लंबे, मैंने तो ये भी देखा है कि जो लोग बहुत लंबे टाइम से प्रैक्टिस में हैं, बहुत नाम है, बहुत फ़ेम है, उनको भी ऐसे कंडीशन, ऐसे टॉपिक्स पर बहुत कम नॉलेज है, और वो केस उनके हाथ में जाने के बाद भी वो उस चीज़ को स्टडी नहीं करना चाहते, बिकॉज़ वो इतना लंबा डायरेक्ट कैसे पढ़ें? ये क्वेश्चन्स आता है, इंटरेस्टिंग नहीं होता है, बिल्कुल अलग हट के होती हैं, तो उन पे टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते, वो भी खाली एक केस के लिए, क्योंकि सीनियर के पास तो ऐसे बहुत सारे केस आते हैं, तो और लगभग सब में पैसे ही पैसा मिलता है, तो फिर एक केस पर अलग से टाइम क्यों खर्च करें? और जो कि जूनियर के माध्यम से आता है, तो उस पे और भी थोड़ा-सा कम पैसा ही मिलता है सीनियर्स को, बिकॉज़ थोड़ा बहुत जूनियर भी चाहते हैं, उन्हें भी बच जाए। तो जूनियर के सामने कुल मिला के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, और उनकी प्रॉब्लम्स की वजह से क्लाइंट्स को भी कहीं न कहीं नुकसान होता है। तो क्या होता है कि वक़्फ़ के मामले में इन्हीं सब चीज़ों को मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊँ और वक़्फ़ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दूँ। मेरे सामने भी एक मामला आया, और उसको मैंने बहुत ही अच्छे से स्टडी किया। सारी चीज़ें आप देखेंगे, कोई भी आपके पास अगर केस आए, उसको घबराएँ नहीं। जूनियर्स अधिवक्ता के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी, हाई कोर्ट में जो भी अधिवक्ता हैं, कोई भी हैं, पहली चीज़ तो आप रखिए कि किसी चीज़ को इंटरेस्ट रखिए पढ़ने में।
आप चाहे वो वेयर एक्ट हो, चाहे उससे रिलेटेड प्रोविज़न हो, चाहे को बहुत अच्छे से आप मन लगा कर उसको पढ़ने में टाइम दीजिए। बिकॉज़ अगर आपने एक बार किसी चीज़ को पढ़ने में टाइम दिया तो आपका काम भी अच्छे से होगा। आपको फिर वो जूनियर अधिवक्ता भी अच्छे से काम ला के देगा। जूनियर अधिवक्ता भी अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो फिर वो भी वो चीज़ को अच्छे से अगले नेक्स्ट टाइम कोई केस मिलता है तो वो अच्छे से कर पाएँगे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा हो जाता है। तो यही है कि आपको कोई चीज़ अगर मिलती है तो पहले उसको अच्छे से स्टडी कीजिए, उसका प्रोविज़न कहीं न कहीं पढ़िए, उस ज़्यादा नहीं तो कम से कम उस पॉइंट से रिलेटेड कहीं न कोई सेक्शन सर्च करिए, उस सेक्शन में क्या बहुत अच्छे से वो सेक्शन पढ़िए। पढ़ने के बाद में उसको ड्राफ्ट कीजिए। अब सवाल आता है कि वक़्फ़ का जो केस है वो सबसे पहले कहाँ आता है? वक़्फ़ से रिलेटेड ज़्यादातर केस एसटी के लिए ही आते हैं, यानी कि जो कोई वक़्फ़ का मुतवल्ली अपॉइंट किया जाता है और वो उनकी जो चीज़ें हैं वो फुलफ़िल नहीं करते हैं, उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं मुतवल्ली की कंडीशंस हैं एज़ अपॉइंटमेंट एज़ अ मुतवल्ली वो पूरी नहीं करते हैं, तो उस सिचुएशन में उनको हटा दिया जाता है और एक दूसरी कमेटी को गठित कर दिया जाता है। जब ये चीज़ें होती हैं तब जो कमेटी हटाई गई है वो फिर चाहती है कि मुझे स्टे मिल जाए, उसके लिए वो हाई कोर्ट आते हैं और हाई कोर्ट में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। बहुत सारे लोग को ये भी नहीं पता, जैसे मैंने बता भी चुकी हूँ कि चाहे वो कोई भी हो, ऑलमोस्ट लोग को चीज़ नहीं पता है कि वो सेक्शन 226 के तहत वो केस दाखिल करना है या 227 के तहत दाखिल करना है या फिर उसका रिवीज़न होना है, उसका ज्यूरिडिक्शन हाई कोर्ट में है ही नहीं। ये चीज़ें बहुत सारे लोग को नहीं पता है। तो फिर क्या होता है ऐसे मामले में, पहले जो आपको चैलेंज करना होता है सेंटर वक्फ बोर्ड में, जिस स्टेट के आप हैं उस स्टेट के सेंटर वक्फ बोर्ड में आपको पहले उस चीज़ को चैलेंज करना होता है। वहाँ से आपको रिलीफ नहीं मिलने पर आपको ट्रिब्यूनल में जाना पड़ता है। ट्रिब्यूनल का ऑर्डर फाइनल ऑर्डर होता है, जो कि वक्फ एक्ट के सेक्शन 83 में ये चीज़ मेंशन है कि ट्रिब्यूनल का ऑर्डर फाइनल होता है, यानी कि जिस चीज़ को फाइनलिटी कह दिया गया कि उसका फाइनल ऑर्डर होता है, दैट मीन उसको कहीं और चैलेंज अब नहीं कर सकते हैं। हाँ, ऐसे ऑर्डर का आप रिवीज़न फाइल कर सकते हैं, जो कि 83 सेक्शन में ही एंड पॉइंट में ये चीज़ भी मेंशन है कि उस ऑर्डर का रिवीज़न फाइल होता है हाई कोर्ट में। और दूसरी चीज़, कुछ लोग का ये भी मानना है कि ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे दिया, उसके बाद में जो ऑर्डर से हमें कमेटी हमारी हटाई गई है, हम उस ऑर्डर को भी सर्टिफाई लगाएं या नहीं, वो अपना अपना व्यू है, लगा सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है। बट सबसे बड़ी बात तो जब रिवीज़न फाइल होगा जिस ऑर्डर का, उस ऑर्डर में जो चीज़ें मेंशन हैं हमें उसी चीज़ को ही आगे बढ़ाना है, उन्हीं पर हमारी बहस रहना डिपेंड करती है, बहस वहीं तक सीमित रहना है। अब सवाल ये है कि रिवीजन फाइल करने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मैं बताना चाहूँगी। तो आपको चाहिए डॉक्यूमेंट वो सारे, यानी कि जिस संमति से आपको, जो आपकी संमति थी उसमें कितने लोग थे और उसको आपको हटाया गया तो हटाया गया, कब हटाया गया और उसके बाद में आपने कब ट्रिब्यूनल में जो जो फाइल किया वहाँ का मेमोरेंडम ऑर्डर और दोनों चीज़ों को आपको लाना है। और लाने के बाद में उन्हीं चीज़ों को लेकर आपको ड्राफ्टिंग करनी है अपने केस की। और ड्राफ्टिंग मैंने जैसे बताया है कि रिवीज़न फाइल करनी है, कोई और चीज़ में नहीं जाना है और ना ही आपको परेशान होना है। और इसका एक लीडिंग केस है जिसमें ये है भी, अनीस फ़ातिमा स्टेट ऑफ बंगाल का केस है। सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड किया 2013 में, और जिसमें भी ये कहा गया है कि ये जो भी ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स हैं वो हाई कोर्ट में डायरेक्ट चैलेंज नहीं किए जा सकते हैं, उनके लिए रिवीज़न ही फाइल कर सकते हैं। और उसके बाद में सवाल आता है कि अब बहस में हमें क्या करना है? तो बहस में आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप खुद अपना केस अपने आप ड्राफ्ट करिए, अपने आप हो सके तो बहस भी करिए, किसी के डिपेंडेंट मत रहिए। बिकॉज़ अगर आप किसी पर डिपेंडेंट रहेंगे तो वही होगा, आपका काम डिले होगा, डिले होने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, काम कम मिलेगा। और जो भाई जिसके पहले से ही लोग हैं, जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, उनको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं उनके लिए कह भी नहीं रही हूँ। मैं उन्हीं लोग के लिए बात बोल रही हूँ जो लोग के लिए काम मिलने में परेशानी होती है। और जब आप इस तरह से अपना आर्गुमेंट करेंगे तो आर्गुमेंट्स में भी आपको उन्हीं पॉइंट्स को बताना है कि जैसे कि अपॉइंटमेंट हमारा हुआ था, वो हमारा अपॉइंटमेंट
एक जो सेक्शंस में मैं वक्फ एक्ट के सेक्शंस में मेंशन है मुतवल्ली कैसे अपॉइंट होता है, इस सेक्शन में मेंशन है और उसकी कंडीशंस मेंशन है। हमें बताना है कि हमारी ये सारी कंडीशंस जो मेंशन है वक्फ एक्ट में वो फुलफ़िल कर रहे हैं और हमको जो हटाया गया वो इल्लीगल हटाया गया है। हटाने का ऐसा कोई ग्राउंड हमारे एक्ट में सेक्शन में है ही नहीं। तो फिर मुझे जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने हटाया है वो गलत तरीके से हटाया है। लिहाज़ा ये ऑर्डर पुश किया जाए। अगर हमारे फ़ेवर में कोई चीज़ है तो वो हमें भी फ़ाइल में अपने मेंशन करना चाहिए और उसको भी आर्गुमेंट के दौरान बताना चाहिए और इस तरह से हम अपने ऑर्डर को अपने फ़ेवर में करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस आप कॉन्फिडेंस रखिए, बस मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कॉन्फिडेंस रखिए, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस मत रखिए। एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस हमेशा हानिकारक होता है बट लूज़ कॉन्फिडेंस भी हानिकारक होता है। आप किसी चीज़ को अगर पॉज़िटिवली सोचते हैं और ये सोचते हैं कि मैं ये काम कर लूँगा या कर लूँगी तो वो फाइनली वो काम होता भी है। बिकॉज़ क्या होता है ना हमारी पॉज़िटिव रेज़ हम पॉज़िटिव जो चीज़ें हैं ना वो हमारे आत्मविश्वास को तो बढ़ाती ही बढ़ाती हैं बल्कि वो चीज़ भी हमको मिलवाती है जो हम माँगते हैं। वो कहते हैं ना कोई चीज़ अगर आप शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात भी आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है। ये सिर्फ़ एक डायलॉग ही नहीं बल्कि रियलिटी भी है। मैं अपनी लाइफ़ में भी ये चीज़ को मैंने फ़ेस किया है कि मैं अगर सोच लूँ कि केस में मुझे रिलीफ़ दिलाना है तो कंटिन्यू मैं उस चीज़ पे ही सोचती रहती हूँ कि मुझे कैसे क्या करना है और फाइनली मुझे स्टेप बाय स्टेप मुझे वो चीज़ें मिल जाती हैं। मैं जहाँ दूसरी चीज़ है अगर जैसे मैं शुरू में मुझे नहीं पता है कि मैं इसमें बहस कैसे करूँ, अब मेरे पास केस आ गया। अब मुझे बस इतना कैसे भी कैसे किसी न किसी से पता कर लेना है कि हाँ, कि ये केस टाइप के केस किस कोर्ट में जाते हैं। और दूसरी चीज़ एक और मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगी कि किसी इंसान को कभी भी नॉलेज किसी से पाने में इन्फीरियर फ़ील नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी एक्सपीरियंस होल्डर क्यों ना बन जाए, कितना भी नॉलेज क्यों ना हो जाए। कहीं से भी अगर कुछ भी देखने को, सुनने को मिले तो तुरंत अपनी लाइफ़ में उसको एब्ज़ॉर्ब करने की कोशिश करें। उसको करने की कोशिश करें बट अच्छी चीज़ है। वो कहते हैं 2 तरह की बातें हैं, ये उसमें गलत भी है, सही भी है। तो मुझे अपने फ़ायदे की बात उस टाइम पे लेना है और जानना है कि हमारे फ़ायदा यहाँ से किस बात से हमारा फ़ायदा हो सकता है। इसके लिए आपको अपने अपने सेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। कोई और बता नहीं सकता है आपको कि आपको कैसे क्या करना चाहिए। और इस तरह से आपको बहस करने से पहले कोर्ट में जाना चाहिए। उस कोर्ट में आपको आर्गुमेंट देखना चाहिए कि लोग हमसे पहले जो बहस किए हैं, वो किन-किन पॉइंट्स पे बहस किए हैं। उन्होंने क्या-क्या पॉइंट्स उठाए हैं, उन्होंने कहाँ से शुरुआत की है, उनको नोट डाउन करते रहिए। उसी दिन आप अगर टाइम मिल गया पहले से जाइए, अदरवाइज़ आप जबकि आपकी डेट लगने वाली है, आपका केस ड्राफ्ट हो गया, आपको अब बहस करनी है, तो उससे 2-4 दिन पहले आप उस एक्ट से रिलेटेड कोर्ट में जहाँ केस लगा है, उस कोर्ट में जाएँ और वहाँ के आर्गुमेंट सुनते रहें। ये सब 2-1 दिन आप करेंगे तो आपको एक्चुअल में कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होगा और प्लस आपने अगर कोई मिस्टेक अपनी फाइल में कर रखी है उसके लिए आप सप्लीमेंट्री भी फाइल कर सकते हैं और ड्यूरिंग आर्गुमेंट भी आप अपने आर्गुमेंट कर सकते हैं। मैं बहुत सारे केसेस में बताऊँ आपको सच में कि मैं जब बहस करने गई तो मुझे पता नहीं था एबीसीडी कि इसमें मैं क्या करूँ। और मैंने सडनली ऐसा टाइम आया कि मुझे एकदम बहस करनी है। तो मैंने कोर्ट में पहले व्यू लिया, कोर्ट में जो भी आर्गुमेंट्स हुए उससे रिलेटेड वो सब समझना कोशिश की और उसको नोट डाउन किया और अपना नोट्स बनाया और बहस कर ली। फाइनली भी हो गया। अब वो चीज़ें एकदम इतना ईज़ी लग रहा है जिस चीज़ के लिए इतना बड़ा हौवा बना दिया था, वो हौवा एकदम ज़ीरो है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इस तरह से किसी टाइप का केस हो, उसको अच्छे से आप समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए, डरिए मत, डरना ही हानिकारक है इस पेशे में। जमना है तो डरने की कोशिश बंद करिए और दूसरा है मैं उन फ्रेशर्स से जूनियर अधिवक्ताओं से कहना चाहूँगी कि आप लोग किसी भी चीज़ को के लिए आप थोड़ा-सा एक सबसे अलग हटकर काम करने की कोशिश कीजिए। आप थोड़ा सबसे अलग हटकर काम करेंगे, कुछ भी आप दूसरे से अच्छा देने की कोशिश करेंगे और तभी आपके पास काम आएगा और जब लोग आपको पहले काम देंगे, आप पर यकीन हो जाएगा कि आप भी काम कर सकते हैं, तो आप लोग को भी काम मिलने लगेगा। ऐसा नहीं है कि जूनियर्स को काम नहीं मिलता है। ये जूनियर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है, 10-20 साल स्ट्रगल करना होता है, मतलब वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हैं। मैंने तो
बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं किया, मुझे बहुत अच्छे से काम मिल रहा है और मैं बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ। तो ये चीज़ें आपकी अपनी हैं कि आपको कैसे किससे बात करनी है, क्या-क्या पॉइंट्स आपको सबसे अलग कैसे आपको अपना व्यवहार बनाना है। और सबसे बड़ी बात, आप जब काम करके देंगे सफा और जल्दी देंगे, तब आपको बहुत जल्दी से बहुत ज़्यादा काम मिलेगा, इतना काम मिलेगा कि आप कर नहीं पाएँगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करें, बिकॉज़ शेयर करने से क्या होगा कि बहुत सारे जो ज़रूरतमंद हैं, अधिवक्ता हमारे भाई-बहन जो भी हैं, वो सब को बेनिफिट इस वीडियो को देख के बहुत ज़्यादा मिलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ख़ासकर उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, जो शुरुआत में आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, बट उनको इतना ज़्यादा परेशानी होती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ उनकी प्रॉब्लम को। अब ना चाहते हुए भी दूसरी साइड चले जाते हैं, जबकि वो अपना फ्यूचर हाई कोर्ट में बना सकते थे, फिर अच्छे से काम कर सकते थे, उनके अंदर क्वालिटी थी, कैपेसिटी थी, पर्सनैलिटी थी, सब कुछ था, फिर भी वो अच्छे से हाई कोर्ट में काम करने के बावजूद भी नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास जानकारी का अभाव था। इसलिए अगर आप वीडियो शेयर करेंगे, तो ज़रूरतमंद लोगों को इस चीज़ का इल्म हो जाएगा और वो भी आगे परेशानी नहीं होगी। और जो अधिवक्ता हैं, जो लंबे टाइम से प्रैक्टिस में हैं और उनको ये चीज़ें आइडिया नहीं है, तो वो लोग को भी हेल्प वो होगी इस वीडियो को देखकर, क्लाइंट्स को भी इसका बेनिफिट मिलेगा, यानी कहीं न कहीं सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे कि कोई भी आने वाली वीडियो आप लोग को पहले मिले। और मैं यहीं आज अपना टॉपिक एंड करती हूँ। ये नेक्स्ट टाइम मैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करूँगी। तब तक के लिए चलती हूँ। जय हिंद।